नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आप लोग बीच आ चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले जो आप लोग नहीं देखे होंगे जाकर ज़रूर देख लें प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सारा प्रैक्टिस सेट जेटेड से रिलेटेड है और सारा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए आप लोग को सारा प्रैक्टिस सेट ज़रूर जाके करना है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए इक्वली ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस सेट अंत तक देखें और पेन और कॉपी लेके बैठें। साथ ही इसको प्रैक्टिस करते जाइए। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारा क्वेश्चन रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड। इसीलिए आप लोग चैनल को जुड़े रहें और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में बताया जाएगा। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन पे रिलेटेड ही रहेगा। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो 6 का प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 12 समप्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। आपको इसके स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा चैप्टर वाइज का सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग उसमें भी जाके जुड़िए, उसको भी जाके देखिए। कोई फी नहीं, बिल्कुल सारा कुछ फ्री है। फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि आप लोग को मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिए, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग मैथ का बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा इस चैनल में सारा समाधान होगा मैथ से रिलेटेड। तो चलिए सीधा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम 12 समप्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा। आपको पहले बताए थे वर्गों का योग। हमको बताइए कि वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। सो आपको पहले बताया गया है, बताइए। इसीलिए बोलते हैं ना मेरा चैनल में जुड़े रहिए। नहीं जुड़िएगा तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या होगा हमको बताइए, कमेंट कीजिए, फटाक तरह कमेंट कीजिए। देखते हैं कि कितना स्टूडेंट को पता है या नहीं होगा पता। से शायद लगता है किसी को पता नहीं होगा, नहीं पता होगा। सम का, प्राकृतिक का, विषम का, और का सारा कुछ आप लोग को बताया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग हमको बताइए कि इसका क्या होगा फॉर्मूला। सो नहीं पता किसी का। प्रथम 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। क्या बताए थे, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3, ये बताए थे। तो क्या है, प्रथम 12 बोल रहा है तो कितना जगह 12 दूना 24, 12 और 1 13, 12 दूना 24 और 1 25 बाय 3। अब गुना कीजिए, 8 या 24, 25 अठे 200, 200 गुने 13 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 2600। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पता है आप लोग को। आप लोग को चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम आपको चैप्टर वाइज बता चुके हैं। आप लोग वहां से जाइए। प्रथम 12 सम प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग बताए हैं। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सारा कुछ फॉर्मूला बताया गया है। इसलिए आप चैनल में जरूर जाके जुड़िए। ठीक है, और जो नहीं देखे जाकर वीडियो देखिए, और जो नए हैं चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहीं वीडियो आपको छूट ना जाए। ठीक है, तो चलते, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन यही होता है फॉर्मूला 2n। इसको नोट करके कहीं साइड में लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय 3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का क्या है। सो आप देखिए, इसको भी बताया गया है, नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या है। सो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में सिलेबस में दिया गया है। अब देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब क्या बताता है, 2 जब रहेगा तो इकाई अंक क्या बताए थे आप लोग,
आपको ये बताइए जब 2 रहेगा तो इकाई क्या बताए थे आप लोग? हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं चैनल में जुड़े रहिए, नहीं जुड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 2 रहेगा अंत में तो क्या होगा? आपको बताए थे अगर अंत में किसी संख्या का अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे तो अंत में अगर इस रहेगा तो इसका कितना भी पावर क्यों ना करें, 5 का पावर कितना भी कर ना कर रहे, ठीक है, कुछ भी कर देंगे हमेशा लास्ट में 5 ही रहेगा। 6 के पावर कुछ भी कर दें ये 5 6 ही रहेगा। 1 का भी सेम वही है, 0 का भी वही है। लेकिन आपको बताए थे जैसे हो गया बचा क्या इसके रिस्पेक्ट इसके बाद जो बचा संख्या जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, इसका जो संख्या बचा हुआ है इस संख्या अगर अंत में रहेगा इसका पावर जो भी रहेगा क्या बोले थे 4 से हमको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने बोले थे। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ है अब देखिए 7 8 5 4 2 का पावर क्या है 2 3 3, यहाँ लास्ट में 2 है तो 2 इसके अंदर आ गया तो जो पावर रहेगा पावर को क्या करना हमको, अब सब बोले तो पावर जो रहेगा पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल रहेगा वही शेषफल 2 का पावर चढ़ा देना और हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा कितना जाएगा 5 चौक 20, 8 चौक 32, मतलब कितना बचा 1 बचा यूनिट डिजिट, 1 बचा है शेषफल, 1 बचा मतलब 2 के पावर 1 1 नहीं कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, इकाई अंक यही हो जाएगा। समझ गया, इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, इकाई अंक जो भी रहेगा यहाँ अगर 2 है अगर यहाँ 3 रहता तो सेम वही करते, अगर यहाँ 4 रहता तो सेम वही करते, 4 से डिवाइड करते, अगर इकाई अंक यहाँ 7 रहता सेम वही करते, 9 रहता तो सेम वही करते, मतलब ऐसा कुछ भी रहता इकाई अंक सेम जो पावर रहता कितना भी पावर क्यों ना रही, कुछ भी पावर रहे, ठीक है, कुछ भी पावर है 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल जो आएगा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, उससे ज़्यादा शेषफल तो नहीं आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो यही शेषफल आएगा या तो फिर 0 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा तो इसका पावर 2 का पावर 1 चढ़ा दीजिए, अगर शेषफल 2 आएगा तो इसका पावर 2 चढ़ा दीजिए, अगर शेषफल 3 आएगा तो 2 का पावर 3 चढ़ा दीजिए, अगर शेषफल 0 आएगा तो 2 के पावर 4 चढ़ा दीजिए, बस यही सिर्फ रहता है। 2 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इकाई अंक 2 है, यहाँ 3 रहता तो 3 के पावर 1 चढ़ा देते, 3 के पावर 2 चढ़ा देते, 3 के पावर 3 चढ़ा देते, 3 के पावर 4 चढ़ा देते, ठीक है। यहाँ तक से समझ गए, आप टोटल रिवीजन करवा दिए, दोबारा आप लोग चैनल में जुड़े रहिए, सारा कुछ रिवीजन होगा, एमसीक्यू के साथ साथ रिवीजन भी आपको करवा दिया जाएगा। आप देखिए इसका कमेंट कीजिए तो कौन इसका सही आंसर दे सकते हैं, फास्ट बताइए इसको, ओनली आपको 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसको, ठीक है। तब तक हम बताते हैं, देखिए स्टूडेंट इसको मैक्सिमम स्टूडेंट हड़बड़ी में क्या गलती करता है सो देखते हैं। तुरंत स्टूडेंट क्या करेगा 5 से 5 डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 ऑफ लिखा है, फिर 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे इंटू 5, यहाँ 5 डिवाइड करेंगे 1 1, यहाँ बचेगा क्या 1 ऑफ, यहाँ 1 ऑफ, यहाँ भी 1 आएगा इंटू 5, मतलब ऑफ का मतलब गुना हो जाए 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर स्टूडेंट 5 लगा देगा, आंसर मार के आ जाएगा, सोचेगा यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में आंसर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ 5 दे दिया रहता तो बस सबको फंसा देता फिर, ठीक है। 5 स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट 5 लगा कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोर्ड मार्क्स भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत स्टूडेंट बोर्ड मार्क्स में भी गलती करता है, बोर्ड मार्क्स में बहुत स्टूडेंट गलती करता है। इसमें बी से ब्रैकेट कितना टाइप का होता है 3 टाइप का होता है, छोटी, मंझली और बड़की, ठीक है। और से ऑफ, डी से डिवाइडेड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, यही होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर ब्रैकेट 3 ब्रैकेट रहेगा तो पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे, तो फिर
मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट काम करेंगे। अगर किसी ऑप्शन में ऑफ और इंटू आ गया, जो ऑफ और डिवाइड आ गया, तो डिवाइड के काम नहीं करेंगे, पहले ऑफ का डिवाइड काम करेंगे, क्योंकि ऑफ पहले आ रहा है। उसके बाद डिवाइड के काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई के काम करेंगे, उसके बाद ऐड का काम करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्ट का काम करेंगे। यदि हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट में इसको करेंगे, उसके बाद सेकेंड आएंगे इसके पास, थर्ड आएंगे इसके पास, फिर आएंगे इसके पास, फिर इसके पास, लास्ट में करेंगे माइनस का काम, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ क्या है, देखिए 5 डिवाइडेड 5 ऑफ 5 डिवाइडेड 5 इंटू 5, यही है। पहले क्या है, इसे टोटल में ब्रैकेट कहीं नहीं है, ब्रैकेट का काम भूल जाए। उसके बाद ऑफ है, मतलब ऑफ का काम पहले करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब इसको काम पहले करेंगे। 5 डिवाइड का भी जैसे तैसे लिखेंगे, ऑफ है मतलब इसको काम पहले करेंगे, 25 हो गया, मतलब ऑफ का काम खत्म। फिर माइनस डिवाइडेड लिखाएंगे, फिर इंटू है इंटू करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। फिर क्या करेंगे, आप करेंगे 5, आप तो डिवाइड का काम आ गया, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1/25, यहाँ डिवाइड इसको करेंगे 1/5 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 25 हो गया, बचेगा 1/5। 1/5 मीन्स 0.2। यही मेरे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एकदम ध्यान से कीजिए, इसका भी दिमाग में हमेशा रखिए, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए चैनल में जरूर जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो ज़्यादा टीचर लोग स्किप करके चल जाता है, जो बताता नहीं है। और जेटेट का सिलेबस आप लोग को बहुत सारा ओपन है, बस एक एक वर्ड लिख दिया है चैप्टर का, और उसके बाद समझते रहिए उस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इसीलिए टोटल मेरे चैनल में जुड़े रहें, टोटल कुछ आपको बेसिक बताया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 6 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। कि अब क्या बोलते हैं, जैसे भाग किसी को देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। शेषफल बोलते हैं। इतना यहाँ तक सबको पता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए भाजक जो है, मतलब ये जो भाजक है भागफल का, इसका है कितना, इसका है 14 गुना। इसके बारे में बोल रहा, भाजक जो है इसका है 14 गुना, ठीक है। और शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 28 गुना है। भागफल का 14 गुना है, शेषफल का 28 गुना, इस सेम इतना बोला है। शेषफल मेरे पास कितना लिखा हुआ है, शेषफल यदि बोल रहा है 6 है, शेषफल मेरे पास कितना बोला है 6 है, तो हमको बताइए शेषफल अगर 6 होगा तो क्या होगा, ये हमको बताइए। शेषफल 6 होगा तो भाजक कितना होगा और भागफल कितना होगा, हमको ये बताइए। अगर शेषफल 6 होगा तो ये हो सकता है, हमको ये बताइए, पहले भाजक निकाल सकते हैं। शेषफल का 28 गुना है, तो शेषफल अगर 6 है तो इसका 28 गुना करेंगे, इसका 28 गुना करेंगे, इसका 28 गुना करेंगे तो 6 गुने 28 बराबर कितना हो जाएगा, भाजक हमको निकालेंगे। 6 गुना 28 करेंगे तो भाजक कितना होगा, 6 गुना 28 हो जाएगा 168। 168 भाज्य हो गया मेरे पास, भाजक होगा 168। और 160 जो 8 है बोरा भागफल का ही 14 गुना होगा। मतलब भागफल क्या है पता नहीं, लेकिन भागफल में अगर 14 गुना करेंगे तो भाजक 168 आ जाएगा। मतलब ये क्या रहा होगा, 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड कर 14 करें, 14 दूना 28, मतलब भागफल मेरे पास 12 रहा होगा। मतलब भागफल को अगर भागफल को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 168 आ जाएगा। और शेषफल को 28 से गुना करेंगे तो ये भी 168 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से मेरे पास पता चल गया भाजक मेरा 168 था, भागफल मेरे कितना था, भागफल मेरे पास 12 था, भागफल 12 था, और शेषफल मेरे पास कितना था, शेषफल मेरे पास 6 था। ये मेरे पास पता चल गया। अब हमको ये भाज्य निकालना है। ये भाज्य बराबर आपको क्या बोलते थे, भाज्य बराबर क्या होता है देखिए तो, भाज्य बराबर आपको हम बताए थे भाजक
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही बताए थे। तो भाजक मेरे पास कितना है 168, भागफल कितना है 12, प्लस शेषफल कितना है 6 होगा। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो गया सो बताइए। तो 168 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 10 से कीजिएगा तो 168 168 168 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हमेशा मल्टीप्लाई करने का हमेशा ये रखिए कैसा मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर 2 से कीजिएगा, 168 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 को 2 से करेंगे तो लिखिए 8 दूनी 16 6 बाकी 1, 6 दूनी 12 13 3 बाकी 1, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना होगा। और इसको करने के बाद फिर 8 6 कर दीजिए, इसको कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा टोटल, तो हो जाएगा 2 2 नहीं 2 2 हाँ 2022 हो जाएगा आंसर, 2022 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए नहीं समझे? अब देखिए आप लोग को दोबारा एकदम ध्यान से देखिएगा क्या होगा, सीधा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, एक बार और बता देते हैं। क्या भाजक है, भाजक लिखते हैं, भाज लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, शेषफल लिख दिए, ठीक है। अब शेषफल लिख दिए। अब शेषफल का बोल रहा है भाजक है मेरे पास कितना गुना 28 गुना है, लेकिन भागफल का जो भाजक है यह है 14 गुना, ठीक है। शेषफल मेरे पास 6 है, तो 6 को 128 से गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। ये शेषफल दिया हुआ क्वेश्चन में, इसीलिए शेषफल को 28 गुना बोल रहा है, तो 28 गुना कर दिया 168 हो गया। तब भागफल में क्या होगा, जिसको 14 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 12 रहा होगा भागफल, 12 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा ये 168 आ जाएगा, ठीक है। इसको किए। अब हमको निकालना भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना 6, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा 220, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। दो मेरे पास बिंदु हैं, इससे जब भी हम एक ही रेखा ड्रॉ कर सकते हैं और रेखा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेखा मतलब सीधी रेखा में जाएगा, तो दो बिंदु के बीच में हमेशा सिंगल रेखा को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्योंकि अनेक रेखाएं नहीं, ये मेरे पास असत्य है, मतलब ये जो बोला गया है गलत है। अनेक रेखा नहीं, एक रेखा कर सकते हैं, दो बिंदु के बीच में हमेशा सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक रेखा, ठीक है। समझ गए? दिए हुए एक बिंदु से होकर होते हुए केवल एक रेखा, एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा नहीं, ये भी रेखा कर सकते हैं एक बिंदु से, ये भी रेखा कर सकते हैं, ये भी रेखा कर सकते हैं, मतलब एक बिंदु से अनेक रेखा खींच सकते हैं। मतलब ये भी जो लिखा गया ये भी मेरे पास गलत है। तीन संरेखीय बिंदु से एक त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है, नहीं। संरेखीय बोला, संरेखीय मतलब क्या है, एक ही रेखा पर तीनों है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर तीनों, जब एक ही रेखा पर बिंदु है तो त्रिभुज कैसे बना सकते हैं? त्रिभुज एक रेखा पर बनेगा नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं बना सकते हैं। पर तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, हाँ ये बोला मेरे पास, बोला है तो सही बोला है, ये मेरे पास बोला है सही बोला है। मतलब तीन संरेखीय अगर बिंदु एक ही रेखा पर तीन बिंदु है तो उस पे उससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, ये बोला है नहीं बना सकते हैं, हाँ नहीं बना सकते। तो ऑप्शन जो दिया 3 नंबर सही है, ये मेरे पास गलत था, ये भी मेरे पास गलत था, ठीक है। दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। दो अधिक कोण, अधिक कोण किससे लेते हैं, अधिक कोण लेते हैं 90 से अधिक, 90 से अधिक और 360 से कम, ये अधिक कोण रहता है, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से जो कोण होगा उसी को अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। कुछ भी कोण ले लेते हैं, जैसे हम 100 डिग्री एक कोण ले लेते हैं, ठीक है, 100 डिग्री ले लेता है, दूसरा कोई भी कोण ले लेते हैं 360 से कम लेते हैं, 360 से कम लेते हैं, 150 लेते हैं, तो क्या होगा 0 5 2, क्या होगा ये
एक नहीं 360 डिग्री नहीं, सॉरी 180 डिग्री से कम होता है, मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, उसी को कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। तो देखिए दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 250 होगा, 250 300 का 300 से 360 डिग्री से कम है, कम है, इसीलिए जो प्रतिवर्ती सदैव प्रतिवर्ती कोण होगा, डी अधिक कोणों, दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होगा। हाँ, एक प्रतिवर्ती कोण होगा, ये मेरे पास भी ऑप्शन सही है, ये मेरे पास सही है। दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं खींच सकती है, नहीं, गलत है। दिए हुए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा खींच सकती है, हाँ केवल एक रेखा खींच सकती है। तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, हाँ नहीं बना सकते हैं। तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, ये भी मेरे पास, तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये मेरे नहीं बना सकते हैं, ये भी मेरे पास सही है। दो अधिक कोणों का योग सदैव प्रतिवर्ती कोण होता है, हाँ दो कोणों का प्रतिवर्ती कोण होता है, मतलब दो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों मेरे पास सही है, ऑप्शन नंबर 3 और 4। यहाँ मेरे पास छूटा हुआ है एक ऑप्शन, लिख लीजिए केवल 1, मेरे पास केवल 1, केवल 2, सी ऑप्शन लिख लीजिए 3 एंड 4 बोथ। अब 4 ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ये छूट गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, लिखते केवल 4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ई हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब बी 3 और 4 जो मेरा कथन बोल रहा है ये मेरे पास सत्य है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? संरेखीय होता है मतलब एक रेखा पर तीन बिंदु, इसे त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब प्रतिवर्ती कोण का बोल रहा है, दो अधिक कोण जोड़ेंगे तो 360 डिग्री से कम होगा, कोई भी प्रतिवर्ती कोण जोड़िए 180 से कम, कोई भी जोड़िए 360 डिग्री से हमेशा कम होगा। 180 जोड़ लीजिए, 175 जोड़ लीजिए, कितना होगा 170 175 जोड़ लीजिए, 5 7 7 14 4 बाकी एक 345 डिग्री, ये भी 360 डिग्री से कम है, मतलब दो अधिक कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री से कम होगा, उसी को प्रतिवर्ती कोण बोल रहा है, मतलब ये भी जो लिखा है ये सही लिखा है कथन, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि कोण का पूरक कोण, पूरक किसको कहते हैं, 90 डिग्री में x घटाएंगे इसी को कहते हैं पूरक कोण, संपूरक बोलते हैं तो 180 में x घटा देंगे, बस पूरक कोण, पूरक कोण मत ही करो। यदि कोण का पूरक कोण 4x के संपूरक से, 4x के संपूरक, संपूरक कितने 180 में 4x, 4x के संपूरक कोण के बराबर, हम मतलब ई बराबर बोला है, ठीक है। इसको ले आएंगे 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है 90 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मेरे पास बोला हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कोण y के बारे में, y संपूरक अपने पूरक का, y संपूरक कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y, संपूरक हो गया, अपने पूरक का 4 गुना, अपने पूरक, पूरक कितना 90 डिग्री माइनस y हो जाएगा, पूरक, पूरक का 4 गुना है, यही मेरे पास बोल रहे हैं। एक y अपने संपूरक जो है पूरक का 4 गुना, पूरक का 4 गुना हो गया, इसको गुना करते 180 डिग्री माइनस y इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 4y, y को इधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे कितना माइनस 3y हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 180 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 6 18, y बराबर 60 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री, तो x प्लस वाई पूछ रहा है, x बराबर 30 डिग्री, y बराबर 60 डिग्री, कितना जगह 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, जो क्वेश्चन बोला बस उसी के जैसा सेट कर दीजिए। संपूरक पूछेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, पूरक पूछेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यही होता है, ये संपूरक होता है और ये पूरक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसको क्या बताए थे आप लोग, बताए थे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, यहाँ हम मान के कुछ भी लिखते हैं 6 लिख सकते हैं, 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 आप लोग बताए थे, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव रहेगा, इसको ब्रेक कीजिए, ऐसा ब्रेक कीजिए कि दोनों का डिफरेंस हमेशा
डिफरेंस लेकर तो हमेशा 1 होगा। जैसे 3 और 2 में ब्रेक, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 1 हुआ, 1 हुआ। आज अगर प्लस पूछेगा तो बड़ा वाला वैल्यू, अगर माइनस पूछता है तो छोटा वाला वैल्यू। इसे 12 का फैक्टर कीजिए, 4 गुने 3, दोनों का डिफरेंस देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब पूछा 12, प्लस में पूछा है प्लस, इसलिए 4 वाला आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। माइनस पूछता तो 3 आंसर हो जाता। समझ गए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है सो, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर 172 मीटर 108 मीटर और 44 मीटर 180 मीटर लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। अधिकतम लंबाई पूछा, मतलब इसका सभ्य का हमको एचसीएफ निकालना है। कौन ऐसा चीज है जो इसके अंदर सब को काट सकता है, सो हमको बताइए। 42 काटेगा, नहीं काट सकता है। क्या 7 आता है, 7 ई डिवाइड नहीं करेगा, 7 ई डिवाइड नहीं करेगा। 38 आएगा, 19 तो 19 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, मतलब 38 भी नहीं होगा। 40 कहीं मतलब 0 है, 0 तो किसी को डिवाइड ही नहीं करेगा। यहाँ 0 है तो 0 खाली यहाँ काटेगा, तो कहाँ काटेगा। 40 भी किसी नहीं डिवाइड करेंगे। 36, देखिए आंसर 36 हो जाए। 6 इसको भी करेगा, 72 को। 36 ई भी करेगा, 3 बार में करेगा। 36 ई भी करेगा 4 बार में, ठीक है। 36 ई भी करेगा, मतलब 36 मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसको सॉल्व नहीं करना है, अब एचसीएफ लेने बैठ मत जाना कि एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। एचसीएफ अगर लेना भी है तो एचसीएफ एक एक करके लेने मत बैठ जाइए। 2 सबसे बड़ा वैल्यू का डिफरेंस निकालिएगा। 180 144 में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 36 ही होगा, देखिएगा, ठीक है। और 36 का फैक्टर एक ही ऑप्शन में ही है, डी नंबर से डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा, एचसीएफ मत लीजिएगा। एक से एक ट्रिक आप लोग को बताऊंगा, टेंशन खाली जुड़े तो रहिए आप मेरा चैनल में। चलते हैं, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में इतना, 3 साल में कितना हो जाता है, 5375 हो जाता है। और 6 साल में कितना हो जाता है, 575 हो जाता है। ये हो जाता है, ये हो जाता है 3 साल में इतना, ठीक है। आप हमको बताइए 3 साल में जब हो गया तो कितना डिफरेंस आया, 3 साल का डिफरेंस आया। 3 वर्ष में कितना ज्यादा हो जा रहा है, हमको आप इसको डिवाइड करके हमको माइनस करके बताइए। 3 साल में इतना हो जा रहा है, 3 साल में इतना हो जा रहा है, तो इसको डिफरेंस यहाँ 337 गुना इतने 75, मतलब हो जाएगा यहाँ 37.5 का डिफरेंस हो गया। 3 वर्ष का मतलब 3 साल में इतना ब्याज था, 6 साल में इतना ब्याज हो गया, मतलब 3 साल के बीच में दोनों का डिफरेंस निकाल दिए। 5375, इसको डिफरेंस निकालें तो 37.5 हो गया, मतलब 3 साल में इतना हो गया। तो 1 साल में 3 वर्ष में ब्याज मेरे पास होगा 37.5, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12.5 होगा। 1 साल में 12.5, प्रत्येक साल 12.5 हमको ब्याज मिल रहा था, ठीक है, ब्याज मिल रहा था। तो 3 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, मतलब कुछ मूलधन हुआ होगा और कुछ जोड़ने के बाद इतना हो गया होगा, कुछ मूलधन हुआ होगा नहीं, मतलब मूलधन कितना होगा 3 साल में। 1 साल में अगर ब्याज इतना हो जाता है, 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में हो जाएगा 37.5 रुपया हो जाएगा ब्याज। 3 साल में टोटल अमाउंट था इतना, तो 3 साल का इसमें घटा देंगे। 537.5 में अगर 37.5 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 500, मतलब 500 मूलधन था। प्रत्येक साल हमको 12.5 रुपया ब्याज मिलते रहा, तो 3 साल के बाद बढ़ के इतना हो गया। और इतना रुपया प्रत्येक बार ब्याज मिलता रहा तो 6 साल में बढ़ के हो जाएगा 575 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रेट निकालने बोल रहा है। रेट बराबर क्या होता है, एक साल का ब्याज, 1 साल के ब्याज कितना 12.5 बाई मूलधन 500 इंटू 100, 1010, यहाँ से काट देंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25, 2.5, यही मेरे पास आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जैसा प्रैक्टिस बनाइए, ठीक है। एग्जाम में आपको टाइम भी उसी अनुसार लिमिट रहता है। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, हर साल 10% की कमी आ जा रहा है। वॉशिंग में वर्तमान मूल्य इतना है, मतलब पिछला साल 3 साल के पहले कुछ मूल्य था,
प्रत्येक साल 10% की कमी आ गया, 3 बार 10% कमी आया 90/100, 10% कमी आ गया 90/100, 3 साल कमी आया 90/100 और 3 साल कमी आने के बाद अभी वर्तमान का मूल्य हो गया 9477। तो 3 साल के पूर्व बोला कि इसका वैल्यू यहाँ क्या था, वैल्यू जो 3 साल घटते घटते यहाँ वैल्यू पहुँच गया। तब क्या करेंगे, 10 10 10 10 10 10। अब 9 से काटते हैं, 9 के 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, फिर 9 से काटते हैं, 9 के 9 9 × 7 = 63, फिर 9 9 × 7 = 63, 9 से 9 9 × 3 = 27, यहाँ 3 0 हो जाएगा, तो x = 13 पर हो जाएगा 1 2 3, 8 0 मेरे पास हो जाएगा 13,000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग? बस कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तुरंत तुरंत बन जाएगा। भाई सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले आप लोग पता रहना, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 35 वस्तुओं का बेचने पर, 35 वस्तुओं को बेच रहे हैं, बेचने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर लाभ होता है। लाभ कब होता है, हमको लाभ बोलेंगे कब होगा, लाभ जब होगा जब खरीदे थे कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तब मेरे पास लाभ होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, हम खरीद के कम रुपये में लाए थे, बेच रहे हैं ज़्यादा रुपये में, तब मेरे पास लाभ होगा। तो लाभ करने के लिए क्या करेंगे, बेच रहे हैं 100, खरीद के लाए थे 100, घटाएंगे, उसी को लाभ कहते हैं, हम लाभ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ, 5 वस्तु को एसपी के बराबर लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ, 35 वस्तुओं को बेचें, 35 वस्तुओं को खरीद के लाए थे 100 और उसको बेच रहे हैं 35 वस्तु को फिर बेचने की, तो बेचे तो मेरे पास 5 वस्तु के एसपी के बराबर फायदा हुआ, मतलब वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य यही है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो अब यही इक्वेशन आपको बस सेट कर लिए तो क्वेश्चन बन गया। बस यही आपको यहीं सिर्फ सेट करना, अगर यहाँ आप सेट कर पाए तो बस क्वेश्चन बन गया, आप कुछ करना ही नहीं है। समझ गए? अब देखिए एचपी है, एसपी इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, -30 एसपी इक्वल टू 35 सीपी, इतना इतना एसपी बाय 35/30, 5 7 5 6, ठीक है। मतलब एसपी बाय सीपी बराबर 7/6, कितना फायदा हुआ, 1 रुपया फायदा हो रहा है, किस में, 6 रुपये में फायदा हो रहा है, इंटू 100, देखिए कितना हो जाएगा आंसर, 50/3, 50/3, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, यदि एक श्रमिक एक कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है, 100 दिन में पूरा कर सकता है एक काम, मतलब टोटल काम मेरा 100 हो गया, और प्रत्येक दिन 2 श्रमिक जोड़े जाते हैं, तो 5 दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा होगा, 5 दिन में, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 1 श्रमिक था, अगला दिन 2 श्रमिक बढ़ गया, मतलब 3 श्रमिक हो गया, फिर 2 श्रमिक बढ़ गया तो 5 श्रमिक हो गया, फिर 2 श्रमिक बढ़ गया तो 7 श्रमिक हो गया, फिर 2 को बढ़ गया तो हो गया 9। हमको 5 ही दिन काम करना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, कितना काम टोटल हो गया, 9 7 16 16 5 21 21 25, मतलब टोटल मेरे पास 25 काम हो गया। टोटल 100 था, 25 काम हो गया, टोटल 25 काम हुआ, टोटल काम मेरे पास 100 था इंटू 100, मतलब कितना हो गया, 25% मेरे पास काम हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 5 दिन सिर्फ कर्मी काम किया, और प्रत्येक दिन बोला कि 2 श्रमिक मेरे पास बढ़ते गया, स्टार्टिंग में 1 श्रमिक था, फिर 2 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ा दिए, तो टोटल मेरे पास 25 काम हो गया। टोटल काम था 100 लेकिन किए हैं 25 काम किए हैं, 100 में किए हैं, कितना प्रतिशत हुआ, 25%। समझ गए आप लोग? चलते हैं तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अब देखिए एकदम आप इसको कमेंट कीजिए कितना स्टूडेंट कोई देखते बना पाते हैं, तो आप लोग को 10 सेकेंड टाइम देते हैं, ठीक है। इसको बना के बताइए कि कौन कौन इसको बना सकते हैं इसको, ठीक है। एकदम पीवाई की क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं, ठीक है। आप लोग अभी बताइए ये क्वेश्चन आप लोग से बनता है या नहीं है, कितना आंसर आ रहा है, ठीक है।
चलते हैं तो देखते हैं 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। 100 के सभी गुणनखंड क्या होगा? 100 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, योगफल को है 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, 50 से डिवाइड होगा और एक 100 से डिवाइड होगा। इसका गुणनखंड तो यही है, इससे ज़्यादा कोई गुणनखंड नहीं है इसका। इसी का सम कीजिए। 25 यहाँ हो गया, 25 यहाँ 25 50 75 75 और 20 95 और 5 100 100 और 1 200 200 मेरे पास यहाँ से हो गया। 10 10 4 14 2 16 और 1 17 मतलब 217 है मेरे पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक मेथड ही हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखिए, आप लोगों को बताते हैं 100 के अगर गुणनखंड पूछेगा, इसको एलसीएम लीजिए। कितना से जाएगा? 2 से जाएगा 50 बार में, 2 से जाएगा फिर 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में। कितना हो गया? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यही हो गया। अब इसको ऐसे कीजिए, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, 2 तक जाएँ, 2 तक किए, ठीक है। इस तरह सेम कीजिए, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 इंटू प्लस 5 के पावर 2, इसको आप जोड़िए। 2 दूना 4, 2 6 और 1 7, 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है ना, 7 इंटू 25 25 और 5 30 30 और 1 31, इसको गुना कीजिएगा तो 2 1 17। यहाँ भी आंसर वही होगा। मतलब इस मेथड से भी बना सकते हैं या इस मेथड से भी बना सकते हैं। ये तो चलिए छोटा था, बना लिए। अगर यही 100 की जगह 1000 रहता तब तो 1000 में से बहुत ज़्यादा लंबा लिखना होता, जोड़ पाइएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा मेथड है एलसीएम मेथड कीजिए। जो आएगा उसी को, जैसे 2 है तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 तक जाइएगा। अगर 4 रहेगा तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाइएगा, ठीक है। इसी मेथड से आप लोग बनाइएगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन कैसा था सो, ठीक है। आप लोगों को कितना लोग को आता था सो, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? के का मान जिसके लिए समीकरण इतना के मूल्य समान है, मूल्य समान बोलेगा तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही होता है इसका, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखिए यहाँ से, इसके बाद यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, जब इक्वेशन क्या रहता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहेगा तो बी स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है, एक्स का कोफिशिएंट को बी कहते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ का है, एक्स यहाँ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर 4 3 12 दूना 24 इक्वल टू 0, के स्क्वायर इक्वल टू 24 और के इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस 24 इक्वल टू 6 चौक 24, 6 गुना 4 में तोड़ेंगे प्लस माइनस, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इक्वल टू मतलब 2√6 प्लस और माइनस 2 आंसर हो जाएगा। एक प्लस में भी तो आंसर दिया हुआ है, एक माइनस में भी आंसर दिया हुआ है। अगर एक आंसर आता तो एक ही मारते जाए, दोनों दिया हुआ तो दोनों मारेंगे, बी और सी बोथ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। समझ गया आपने? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का मूल्य समान रहता है तो यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है फॉर्म, ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ये बी सी कांस्टेंट रहता है, ये बी सी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। समझ गए आप लोग? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है? यदि एक ठोस घन का आयतन क्या होता है, ये की इक्वल टू 64, ये इक्वल टू 4 4 16 64 मतलब 4 हो गया घन का भुजा, 4 हो गया ना। मतलब घन अगर ड्रॉ करेंगे, घन आपको ड्रॉ करते हैं, देखिए घन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये घन हो गया। घन का प्रत्येक भुजा मेरे पास आ गया कितना 4 सेंटीमीटर हो गया, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर मतलब 6 गुने ये क्या है 4 गुने 4, 6 चौक 24 24 24 चौक 96, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, समझ गए आप लोग? बस घन का
ये होता है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसका संपूर्ण पीरियड 6a स्क्वायर होता है। मैं जो बोला हम पुट कर दिए, समझ गए हो आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस सेट मेरा चैनल में जुड़े, बिल्कुल फ्री में सारा कुछ मिलेगा, इसलिए इस चैनल में जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर आता है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 400 गुना भुजा स्क्वायर। स्क्वायर इधर हटाएंगे तो भुजा कितना आ जाएगा? 400 का स्क्वायर रूट मतलब 20 हो जाएगा भुजा। भुजा मेरे पास 20 आ गया। क्या बोल रहा है? तो उसकी परिमिति और विकर्ण, परिमिति मतलब एक वर्ग है, उसका परिमिति हमको निकालना है, परिमाप हमको निकालना है, ठीक है। परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप 20 है तो 20 है 20 मतलब 20 चौक 80, मतलब परिमिति तो मेरे पास 20 हो गया। परिमिति मेरे पास कितना आ गया? 20 चौक 80 मतलब 80 हो गया, ठीक है। परिमिति 80 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में 80 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो ये काहे हम विकर्ण निकालेंगे? जब परिमिति से हमको पता चल गया ऑप्शन की एक नंबर ऑप्शन है, तब परिमिति हम विकर्ण काहे निकालने जाएंगे? वैसे हम बता देंगे विकर्ण कैसे निकाला जाता है, लेकिन यही पता चल गया। अब देखिए विकर्ण हमको निकालना है, हमको 20 ये है 20 ही है, तो 20√2 हो जाएगा। 90 डिग्री होता है सब एंगल, तो 20 है 20 ही, तो कर्ण क्या हो जाएगा? किसी को राइट एंगल का ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में 20 है, क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 दूना 400, 400 800, 800 का क्या लिखते थे? 400 गुने 2 का स्क्वायर रूट, 400 का 20 बाहर हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा। यही या तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 होता है, स्क्वायर का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। विकर्ण अगर विकर्ण पूछेगा तो a√2 होता है स्क्वायर का विकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2, और d1 d2 क्या रहता है? विकर्ण एक, इसको d1 करेंगे तो इसको d2 करेंगे, इसको d2 करेंगे, मतलब d1 d2 विकर्ण को गुना कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी एरिया निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, कहीं विकर्ण देगा तो पर भी एरिया निकाल सकते हैं, भुजा देगा तो पर भी एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए दोनों आप लोग सीखिए आप लोग, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है इसमें? बोला किसी वर्ग का विकर्ण, आप देखिए यहाँ तक है, एक किसी वर्ग है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ यहाँ पे 4√2, ठीक है। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जो है प्रथम वर्ग का, मतलब इसका क्षेत्रफल का डबल है। अब विकर्ण दिया हुआ इतना, तो विकर्ण का क्या होता है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला भी क्या बताते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 इक्वल टू विकर्ण कितना दिया? 4√2, मतलब √2 से कट गया, a बराबर आ गया 4, मतलब मेरे पास भुजा आ गया 4, ये भी 4 है भुजा, ये भी 4 है भुजा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है एरिया, मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा एरिया इसका, इसका एरिया मेरे पास 16 निकल गया इसका। अब जो नया जो है एक दूसरा जो वर्ग है, दूसरा वर्ग का जो एरिया होगा पहला का एरिया का डबल होगा, मतलब a2 का एरिया a1 का एरिया निकले, a2 का एरिया जो है इसका डबल होगा, 16 दूना 32, मतलब उसका एरिया हो गया 32। इसका एरिया जब 32 हो गया तो इसको आप फिर आप विकर्ण निकालना है, इस स्क्वायर का विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है? एरिया जब इतना निकल गया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है 32, तो भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं? भुजा बराबर 4√2, क्योंकि इसको 16 दूना 32 में तोड़ सकते हैं, इसको इसका स्क्वायर रूट कराएंगे तो इसका हो जाएगा 4, इसका 2 हो जाएगा, मतलब भुजा हो गया इतना। हमको बोल रहा है विकर्ण नहीं करते, भुजा दिया है तो विकर्ण का फिर फॉर्मूला क्या होता है? a√2 विकर्ण होता है, विकर्ण होता है a√2 होता है फॉर्मूला। तो a√2 को एक की जगह कितना पर मेरे पास आ गया? 4√2,
मतलब 4√2 इंटू √2 मतलब 4√2 बराबर हो जाएगा 2, मतलब कितना 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, विकर्ण का होता है a√2। अब बोला है पहला का विकर्ण दिया हो, विकर्ण से पहले पहला वर्ग का पहले एरिया निकालना है। एरिया निकाल आ गया 16 आ गया। बोला जो सेकेंड वर्ग है, जो पहला का एरिया निकालना है उसका डबल है सेकेंड एरिया, तो इसका डबल मल्टीप्लाई कर दिए, इन दो से हो गया 32। सेकेंड वर्ग का एरिया निकल गया 32, तो एरिया का बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 32 यहाँ से भुजा पहले निकालना है, ठीक है। बड़ा वर्ग का भुजा निकालने में 4√2 आ गया। जब भुजा निकल गया फिर दोबारा विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला आता है भुजा √2 मतलब a√2। एक की जगह बराबर इतना है, एक ही जगह 4√2, तो 4√2 इंटू √2 यहाँ √2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो √2 हो गया 2 और 4 से 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग? बस चैनल में जुड़े नहीं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा, नहीं क्वेश्चन आप लोग का एक नहीं छूटेगा, सारा कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे आप लोग को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? एक आदमी खिलौनों को 2500 रुपया में खरीदता और 3000 रुपया में बेच देता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? 2500 में खरीदे थे, 3000 में बेच दिए, कितना लाभ हुआ? 500 का लाभ हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ? 2500 का रिस्पेक्ट में हुआ, इंटू 100, 100 से 100, 25 गुना 50, कितना हुआ? 20% आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ गए आप लोग? ठीक है, ये तो सिंपल था। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? दो संख्याओं का योग दिया हुआ 59। दो संख्याओं का योग दिया हुआ 59 दिया हुआ, ठीक है। उनका गुणनफल दिया हुआ है, उनका गुणनफल दिया हुआ 1150, ठीक है। वर्गों का योग, वर्गों का a का स्क्वायर b का स्क्वायर, वर्गों का योग हमको निकालना है, यही दिया हुआ, ठीक है। इसको स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 59 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करते हैं। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब 59 इंटू 59, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 60 में 6 6 36 हो जाएगा, 36 में घटा देंगे यहाँ तो हो जाएगा 81, मतलब 34 से 81 इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको इसका वैल्यू निकालना है 2ab का वैल्यू कितना? 1150, 11 क्या 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 और 2300 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट शॉर्टकट कीजिए, 1100 50 को भूल जाइए, 1100, 11 दूना 2200, 2200 और 50 को 2 से करेंगे 100, 1100 2200 और 100 2300 हो जाएगा, तो 2300 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 से 81 में 2300 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1181, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1181। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ तो आप बोलिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में सेट कर दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं हाँ, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन को समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन दोबारा नहीं 10 बार क्वेश्चन बताएंगे, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, इसलिए मेरे चैनल में जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पुराना जितना भी क्लास है आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट में। और मेरे पास जो बता देंगे जो चैप्टर वाइज चल रहा है मैथ, उसको भी देखिए। नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है, शॉर्ट से एनालिसिस उसमें बता दिए हैं। नंबर सिस्टम पर 4 क्लास आप लोग को दे चुका हूँ, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का जो डिमांडिंग चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे चैनल में जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।